नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 5वीं बार नीतीश कुमार बने बिहार के मुख्यमंत्री। 28 मंत्रियों ने ली शपथ। तेजस्वी बनाए गए उप मुख्यमंत्री। तेज प्रताप को मिले 3 मंत्रालय। शपथ ग्रहण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा 9 मुख्यमंत्री मौजूद। कांग्रेस ने कहा, हर जाति धर्म के लोगों की सरकार। केंद्र ने दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। मलेशिया में कल से आसियान शिखर सम्मेलन। आतंकवाद, सुरक्षा और कारोबार पर होगी चर्चा। कल रवाना होंगे प्रधानमंत्री। तमिलनाडु में फिर बारिश का कहर। अब तक 120 की मौत, आंध्र में 35 ने गंवाई जान। 3000 करोड़ का नुकसान। मुख्यमंत्रियों ने मांगी केंद्र से आर्थिक मदद। गोवा में 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज। 11 दिनों तक दिखाई जाएंगी 90 देशों की 282 फिल्में। देश विदेश के सिनेमा प्रेमियों का जमावड़ा। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 4 दिन की मलेशिया और सिंगापुर दौरे पर रवाना होंगे। मलेशिया में प्रधानमंत्री भारत आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने आसियान से कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के लिए इस दौरे को अहम बताया है। सिंगापुर में प्रधानमंत्री का जोर निवेश को आकर्षित करने का होगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री भारत आसियान शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें 2016 से 2020 के लिए साझा एक्शन प्लान की घोषणा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान देशों के साथ सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे को रोकने पर बात होगी। वहीं कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। As far as ASEAN is concerned, we already have a strategic partnership. After the Act East policy was enunciated last year, the involvement of India in the priority areas of cooperation has increased, and we are also focusing more on economic activities and on capacity building. कुआलालंपुर में ही 22 नवंबर को प्रधानमंत्री ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यहां आतंकवाद, सामुद्रिक सहयोग, स्वास्थ्य से जुड़े कई समझौते होंगे। At the summit, the leaders are expected to discuss matters of international concern that includes terrorism, irregular migration, the South China Sea, Korean Peninsula, the Middle East situation, etc. And about 7 statements and declarations are expected to be adopted. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री चीन के प्रधानमंत्री समेत दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलेंगे। वो मलेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। मलेशिया से 23 नवंबर को नरेंद्र मोदी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री यहां निवेशकों से भी मिलेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आसियान और ईस्ट एशिया के सदस्य देश भी चाहते हैं कि भारत इस इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ाए, लेकिन इस सक्रियता से कहीं इस इलाके में टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले चीन के प्रधानमंत्री ली कशियांग से मिल रहे हैं, ताकि कोई सख्त सुबह न रहे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कुआलालंपुर से अखिलेश सुमन। और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के शशांक जी। शशांक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा, आसियान की ये बैठक जिस तरह का इस वक्त एटमॉस्फेयर है, आर्थिक लिहाज से भी और मैं कहूँ कि सुरक्षा के लिहाज से, आतंकवाद के लिहाज से, कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त की ये बैठक और आपकी नज़र में क्या महत्वपूर्ण एजेंडा इस वक्त दिखता है इसमें? जैसे आपने शुरू में कहा कि आतंकवाद, आर्थिक मुद्दे, व्यापार, इन सब जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आतंकवाद तो देखिए अभी जिस प्रकार से आईसिस ने फ्रांस में हमला किया है, तो जितने आसियान के मुस्लिम देश हैं और जहाँ जहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहते हैं, तो वहाँ पर किस तरह का सरकारों को चिंता बहुत हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके तार यहाँ भी जुड़े हुए हों। तो मेरे ख्याल से वो इस पे बात आगे बढ़ेगी कि किस प्रकार से भारत और आसियान की समिट जब होती है, किस तरीके से हमारा आपस में जो है लेन देन, इन्फॉर्मेशन का और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये लोग जो नए आतंकवादी हैं, ये खाली आतंकवाद की घटना नहीं करते हैं, ये बहुत ही
सुपर स्मार्ट हैं, मैं कहूँगा नई टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि हमारे कई लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज में या जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। जी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसमें काफ़ी इसमें ज़ोर लगाया जाए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जैसे अभी एक ये अक्टूबर में एक एग्रीमेंट हो गया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, जी। जिसमें 12 देशों ने मिलकर अमेरिका के साथ में निर्णय कर लिया है कि एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का और इंटरवेंशनिस्ट टाइप की पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाया जा सके, लेकिन लोगों की जो कंट्रीज़, इंडिविजुअल कंट्रीज़ की सॉवरन जो उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है थोड़ी कम हो जाएगी। भारत के वो अभी उसमें नहीं मिला है। भारत में कई चिंताएं चल रही हैं कि अगर ये इस तरह का ग्रुप आ जाता है तो उससे भारत को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए जो बहुत आवश्यक है कि इस समिट में हम लोग किसी तरीके से ये देखें कि क्या रोड मैप बनाया जा सकता है कि जो देश टीपीपी में नहीं है कि किस प्रकार से अपने वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी ला सकें, साथ ही साथ जो हायर स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं उनको भी धीरे धीरे अचीव कर सकें विदाउट अफेक्टिंग हर्टिंग देयर ओन इकोनॉमी। जी। तो मेरे ख्याल से आवश्यक है कि इसमें जो ये RCEP जिसको कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसको जो है आगे बढ़ाने का भी सोचा जाए, और जो हमारे फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट्स हैं इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ में या ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ के साथ में, उनको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल काम है, हमारे यहाँ इतने ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं कि जो इसको एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन दुनिया बदल रही है, दुनिया बदली और हम पास बदलना में नहीं होगा। रह सकते हैं। अगर हम नहीं बदल सकते हैं तो हम पीछे छूट जाएंगे। जी। और जब भी आसियान की बैठक होती है तो शशांक जी एक और बात खड़ी होती है भारतीय रोल की इस रीजन में। कंपैरिजन चीन के साथ शुरू हो जाता है। मैं कहूँ कि दोस्ती से कम टकराहट को लेकर ज़्यादा चर्चा होती है। आप किस नज़रिए से देखते हैं दोनों को? नहीं, ये टकराहट की बात बिल्कुल गलत है साहब। ऐसा है कि आसियान देशों का मानना ये है कि जो भारत के साथ में उनका कोऑपरेशन प्लान है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। कि सबसे पहले तो हम लोगों ने ये किया था कि उनके साथ में मिलकर एक ट्रस्ट फंड बना दिया, तो अब उसमें फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक बार पैसा रख दिया उसके अंदर, तो देन जो भी अगर प्राइम मिनिस्टर या और लोग कहते हैं एकदम से वो डायरेक्टली, तो जो चीन का रवैया है कि $1-1 बिलियन उनके जो सिटी के मेयर्स हैं वो सैंक्शन कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा जितना भी पैसा लगाया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी है। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आसियान देशों में बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडिया के बारे में। दूसरा, इंडियन डेमोक्रेसी है। ये सब देश चाहते हैं कि चीन की तरह से ना बन के ये, बल्कि एशिया की जो वो सिविलाइजेशनल इंटेग्रिटी है और जो डेमोक्रेसी है और जो हमारे तरह तरह के समुदाय रहते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहती हैं, उन सब का जो है आगे बढ़ के निकलें इसमें। चीन के साथ में कोई भारत टकराव कभी नहीं चाहता है, और मेरे ख्याल से आसियान में बहुत ज़रूरी है कि ये बात फिर से कही जाए कि हम कनेक्शंस बनाना चाहते हैं सब आसियान देशों के साथ में, यंगस्टर्स के लिए आपस में मिलना जुलने का रखना चाहते हैं। चीन को हम चाहते खाली ये हैं कि एशिया के बारे में सोचे, खाली अपने चीन के बारे में ना सोचे, या चीन और अमेरिका ये ना सोचें कि पूरे एशिया के ऊपर वो दोनों हावी हो जाएंगे, तो वो गलत बात होगी। और सिंगापुर के दौरा भी है, और वहाँ पर जब तक खबरें मिल रही हैं, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि निवेश एक बड़ा जो है एजेंडा है। अब तक के जो आंकड़े हैं उस लिहाज से किस तरीके से आप देखते हैं सिंगापुर और वहाँ के निवेशकों को, और भारत में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है नई सरकार आने के बाद में, किस तरह की उम्मीदें फिर क्या चिंताएं दिखती हैं? देखिए, एक तो सिंगापुर जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर बनता जा रहा है, जो पहले हांगकांग था एशिया में, अब सिंगापुर बनता जा रहा है, क्योंकि हांगकांग में क्योंकि चीन का ज़्यादा आधिपत्य हो गया है। दूसरा, मैं कहूँगा कि सिंगापुर ने एग्जाम्पल ली है वेस्टर्न कंट्रीज से, तो उन्होंने अपने नए टेक्नोलॉजीज़ के ऐसे बड़े सेंटर्स बनाए हैं। उन्होंने $1-1 बिलियन डाला है बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में और नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर में, वेयर वो जितने भी दुनिया से बेस्ट साइंटिस्ट हो सकते हैं उनको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एशिया के देशों के खास करके लोग अगर यहाँ काम करेंगे तो उनकी पूरी सुविधाएं मिलेंगी, एशियन टाइप के रहन सहन मिलेगा और अपने देशों के आसपास रहेंगे। तो एक प्रकार से जो है सिंगापुर जो है भारत का बेस्ट पार्टनर बनना चाहता है और बनता भी रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये प्रधानमंत्री जी अगर उनका इनकरेज करते हैं तो उससे जो और देशों को भी, खासकर जैसे जापान है या कोरिया है, जिनके पास आर्थिक साधन भी हैं और टेक्नोलॉजीज़ में, वो भी आगे बढ़ के आना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत रहेगी गो चौक तोंग के साथ में, और ये जो इनके वो हैं लियंस सुंग, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत अच्छी बात रहेगी उनके साथ। शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। जी, धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन।
ईस्ट एशिया सम्मेलन का भी आगाज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर रहेगा जोर। देखिए देश देशांतर आसियान शिखर सम्मेलन रात 8:30 बजे। नीतीश कुमार आज 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का उन्होंने पदभार संभाला। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने गांधी मैदान में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश के अलावा आरजेडी और जेडीयू से 12-12 और कांग्रेस से 4 सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे भी शामिल हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटों तेजस्वी प्रसाद और तेज प्रताप यादव को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी, विजेंद्र प्रसाद यादव, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्रवण कुमार, जय कुमार सिंह, आलोक कुमार मेहता, चंद्रिका राय, अवधेश कुमार सिंह, कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, महेश्वर हजारी, अब्दुल जलील मस्तान, राम विचार राय, शिवचंद्र राम, डॉक्टर मदन मोहन झा, शैलेश कुमार, मंजू वर्मा, संतोष कुमार निराला, अब्दुल गफूर, चंद्रशेखर, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मुनेश्वर चौधरी, मदन सैनी, कपिल देव कामत, अनीता देवी और विजय प्रकाश शामिल हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। चुनाव में महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल को 80, जनता दल यूनाइटेड को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुईं, जबकि बीजेपी को महज 53 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। आपको बताते हैं कि किस विभाग से किसे क्या मंत्री मिला है। बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश के पास गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन के अलावा सूचना और जनसंपर्क विभाग भी होगा। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे और इसके साथ पथ, भवन निर्माण और पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग भी देखेंगे। तेज प्रताप स्वास्थ्य, लघु सिंचाई और पर्यावरण विभाग संभालेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त विभाग सौंपा गया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग, लल्लन सिंह को जल संसाधन विभाग, राम विचार राय को कृषि विभाग, जय कुमार सिंह को उद्योग विभाग, चंद्रिका राय परिवहन मंत्रालय, अवधेश सिंह को पशुपालन मंत्रालय, अशोक चौधरी को शिक्षा और IT मंत्रालय, मंजू वर्मा को समाज कल्याण विभाग, अब्दुल गफूर अल्पसंख्यक विभाग, कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और कानून मंत्रालय, अब्दुल जलील मस्तान को उत्पाद और निबंधन विभाग, अनीता देवी पर्यटन विभाग, मदन सहनी खाद्य और उपभोक्ता विभाग, विजय प्रकाश श्रम संसाधन विभाग, महेश्वर हजारी नगर विकास, शैलेश कुमार ग्रामीण कार्य, चंद्रशेखर आपदा प्रबंधन, मुनेश्वर चौधरी खान और खनिज, आलोक मेहता को सहकारिता विभाग, संतोष निराला को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्रालय, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद को गन्ना उद्योग, कपिल देव कामत को पंचायती राज विभाग, मदन मोहन झा को राजस्व और भूमि सुधार विभाग, जबकि श्रवण कुमार को संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज और कद्दावर नेता पहुंचे, जिनमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री SG देवगौड़ा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। नीतीश कुमार का इस बार का शपथ ग्रहण पहले के शपथ ग्रहण समारोह से अलग रहा। शपथ ग्रहण समारोह में परस्पर विरोधी दलों के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कई और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये जो हमारी सरकार बनी है, बिहार के हर नागरिक की बनी है, हर धर्म की, हर जात की सरकार बनी है, सब बिहारी लोगों की सरकार बनी है और ये सरकार सबको लेकर, एक साथ लेकर, मिलकर आगे बढ़ेगी। समारोह में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने शिरकत की। आज का शपथ ग्रहण के अवसर पर केंद्र सरकार के ओर से शुभकामना देने के लिए मैं आया हूं और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता की चुनौतियों पर खरा उतरने की बात कही। महागठबंधन इतनी बड़ी जीत करके आया है तो हम सबका ये फर्ज होता है कि वह महागठबंधन का वैसा ही छवि रखना चाहिए। ये लोगों की अपेक्षा है, उसके के अनुसार हम चल रहे हैं। बिल्कुल नई शुरुआत हुई है भारत के लिए, एक नई कड़ी है और मैं तो समझता हूं कि नीतीश जी को तैयारी करनी चाहिए अब दिल्ली आने की और प्रधानमंत्री बनने की। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा समेत कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के निजी स्कूलों को नर्सरी दाखिले में मनमानी अब भारी पड़ सकती है। विधानसभा में आज दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन समेत 2 बिल पेश किए गए। स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए इसमें कई सख्त प्रावधान हैं, जिसमें 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रस्ताव भी शामिल है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल पेश कर दिया। बिल के कानून बनने के बाद नर्सरी दाखिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। अब नर्सरी दाखिले के वक्त स्कूल सिर्फ अभिभावक और बच्चे की जानकारी मांग सकते हैं। लिखित या मौखिक रूप से ज्यादा जानकारी मांगने को इंटरव्यू माना जाएगा। इंटरव्यू करने पर 5 से 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली का जो शिक्षा अधिकार कानून है DSCRA, उसमें संशोधन करके उसमें ये व्यवस्था करने का प्रस्ताव यहाँ विधानसभा के समक्ष रखा है कि अगर कोई स्कूल कैपिटेशन फीस मांगेगा या इंटरव्यू करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसा करने वालों को जेल में भी भेजा जा सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैपिटेशन फीस लेने पर स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूलों के लिए कैपिटेशन फीस के नाम पर डोनेशन वसूलना महंगा पड़ सकता है। इसमें कैपिटेशन फीस का 10 गुना या 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा डोनेशन मांगने पर 5 साल की सजा हो सकती है। स्कूल और छात्रों से जुड़ी मदों को फीस में शामिल किया जाएगा। फीस का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल के खर्च में होगा। फीस को किसी सोसाइटी या ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकेगा। इसकी बिल यहाँ पेश करने से पहले इनको वेट कराया जाता है और इसका रिपगनेंस जो है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराया जाता है। विरोधाभास समाप्त किए जाते हैं क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो सरकार इसमें भी मनमानी कर रही है। हालांकि स्कूलों के खिलाफ शिकायत की प्रक्रिया को मुश्किल बनाया गया है। नए संशोधनों के बाद कम से कम 20 छात्रों के अभिभावकों की शिकायत के आधार पर ही शिक्षा निदेशालय जांच करेगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने से जुड़ी याचिका पर उन्हें आज नोटिस जारी किया। साथ ही केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब भी किया है। व्यापा मामले में जुड़ी इस याचिका पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में व्यापा मामले से जुड़ी एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को इस मामले में नोटिस जारी करने की अपील की गई थी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को राज्यपाल के भ्रष्टाचार में शामिल होने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए दिशा निर्देश बनाने का निर्देश देने की अपील की गई थी। एक कि राष्ट्रपति जी अपना प्लेजर इमीडिएटली विड्रॉ करें गवर्नर से, और दूसरा कि गाइडलाइंस इशू किया जाए कि किस प्रकार के लोग इस देश में गवर्नर बन सकते हैं। आज सभी को नोटिस हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट को, गवर्नर को, सबको, और 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है रिप्लाई फाइल करने के लिए और 3 हफ्ते फिर हमको रिजॉइंडर के लिए। उसके बाद इस पे सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल पद से रामनरेश यादव को हटाने से जुड़ी दूसरी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी। इसमें रामनरेश यादव को पद से हटाने और उनका बयान दर्ज करने की अपील की गई थी। SLP में हमारा डिमांड था कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको क्वॉश किया जाए और जो FIR को क्वॉश किया गया है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया था। 4 महीने में भी उस पर कोई जवाब नहीं आया, तो आज वो मैटर्स फिर लिस्टेड थे। व्यापा मामले की जांच करने वाली SIT ने फरवरी में वन रक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामले में राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
जिसे उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया था। मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए के व्यापम भर्ती और दाखिला गड़बड़ी मामले में कई पेशेवर व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति और नौकरशाह आरोपी हैं। इस मामले में कई गवाहों और आरोपियों की संदिग्ध मौत के बाद इस मामले को सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है और राज्य सरकार अगले हफ्ते में नुकसान के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। आंध्र प्रदेश में भी बारिश से अब तक 35 लोग जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुरुआती आकलन में 3000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखकर आर्थिक मदद की मांग की है। उत्तर पूर्व मानसून से करीब एक हफ्ते तक हुई भारी बारिश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। 2 दिन की राहत के बाद चेन्नई में गुरुवार रात भर हुई बारिश से बाढ़ की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि शुक्रवार को सुबह बारिश नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने तटीय और आंतरिक जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की आशंका जाहिर की है, जिससे राहत और पुनर्वास अभियान में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बीते 4 दिनों में चेन्नई और कांचीपुरम जिलों में 9 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और कडलौर में रिहायशी इलाकों से पानी निकालने का काम जारी है। அதனால தண்ணியே நிறைஞ்சு இருக்குது. இந்த தண்ணி நிறைஞ்சதுனால எங்க சொந்த பணத்தை போட்டு கூட நாங்க மோட்டர் வச்சு அந்த தண்ணியை எடுக்கிறோம். அந்த தண்ணியை எடுத்து அந்த பக்கம் விட்டு அந்த ஏரியா ஆளுங்க வந்து ஏன் இந்த பக்கத்துல தண்ணி எடுத்து வந்து விடுறீங்க அப்படின்னு அவங்களே எங்க கிட்ட வாக்குவாதம் பண்றாங்க. நாங்க எந்த பக்கமும் போக முடியல. As far as forecast for next 24 hours is concerned, it is likely to rain at many places in the coastal districts and at few places in the interior districts. 1 or 2 places in the interior districts may experience heavy rainfall. As far as Chennai city is concerned, it will be partly cloudy and rain will occur in some areas. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र सरकार से नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय दल भेजने की मांग की है। राज्य सरकार आर्थिक मदद के लिए नुकसान के बारे में अगले हफ्ते केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश से पिछले एक हफ्ते में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। चित्तूर, नेल्लोर, कडप्पा और अनंतपुर जिले सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इन जिलों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी गांव और खेतों में भर गया है। नेल्लोर में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राज्य के समुद्री तट से लगे इलाकों और अन्य कुछ जिलों में और भी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ पीड़ित इलाकों में रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्पेशली कोस्टल आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, साउदर्न पार्ट्स में बारिश होने का संभावना है और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और कड़पा डिस्ट्रिक्ट रायलसीमा में और नेल्लूर, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने का संभावना है। उत्तर पूर्व मानसून का असर पुडुचेरी में भी दिखा। सोमवार से बुधवार तक यहाँ के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा। हालांकि पुडुचेरी से जानमाल के भारी नुकसान की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। निर्यात में 3% ब्याज सब्सिडी देने के केंद्र सरकार के कदम की निर्यातकों ने सराहना की है। आर्थिक मामलों के जानकार भी कहते हैं कि ब्याज समानीकरण योजना से निर्यात लागत कम हो सकेगी और इससे निर्यातक प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत हालात में होंगे। हालांकि बीते 11 महीने से निर्यात में गिरावट से चिंतित निर्यातक अब सरकारी महकमे से इस दिशा में व्यापक रणनीति पर काम करने की जरूरत बता रहे हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदम के बाद निर्यातकों ने राहत की सांस ली है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ब्याज समानीकरण योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया। यूपीए सरकार ने इसे 2013-14 में बंद कर दिया था। भारतीय निर्यातक लागत अधिक होने के चलते प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार पिछड़ रहे थे। बीते 11 महीने से निर्यात में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे बढ़िया जो है, ये पहले सारे इस तरह का जितना स्टेप है बहुत ही शॉर्ट टर्म लिया जाता था। अब ये स्टेप 5 साल के लिए लिया गया है। तो ये एक्सपोर्टर को रोड मैप बनाने में उनको हेल्प करेगा कि नेक्स्ट 5 साल में मैं क्या करूं। इस साल की शुरुआत में नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान हुआ था, लेकिन निर्यात के लिए जिन सुविधाओं का ऐलान किया गया, सिस्टम की सुस्ती की वजह से निर्यातक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। घरेलू मोर्चे पर बिजली की कमी, रेल, सड़क और बंदरगाह की कमी से भी निर्यात के लिए उत्पादन पर असर पड़ रहा है।
कल इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की हुई है, तो सरकार ने काफ़ी कदम बढ़ाए हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के इश्यूज़ हैं जो कि फ्लैग किए गए हैं, उनको भी गवर्नमेंट जल्दी एड्रेस करे, जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट्स की बढ़ जाए। इस साल अक्टूबर में निर्यात 17.53% घटकर 21.35 अरब डॉलर रह गया। विदेशों में पेट्रोलियम उत्पाद, लौह अयस्क और इंजीनियरिंग सामानों की मांग सुस्त रहने से निर्यात ज्यादा गिरा। केंद्र सरकार ने बुधवार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए 3% ब्याज सब्सिडी की घोषणा की। ये योजना 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए होगी। शिपमेंट से पहले और बाद में लिए गए दोनों तरह के कर्जों पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ये योजना छोटे और मंझोले निर्यातकों और 416 वस्तुओं पर लागू होगी। इससे सरकारी खजाने पर 2700 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और गोवा में आज से 46वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का रंगारंग आगाज हो गया। इसके साथ ही अगले 11 दिन तक 90 देशों की 289 फिल्मों का प्रदर्शन होगा और इसमें शामिल होने के लिए देश और विदेश से फिल्म प्रेमी और कलाकार गोवा में जुटे हैं। 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की गोवा में शुक्रवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरुआत हुई। विश्व बंधुत्व का संदेश समेटे इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आगाज सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली और बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर ने किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर समेत देश विदेश की कई हस्तियां मौजूद रहीं। The cinema in the last 102 years of its existence has provided us with an opportunity to feel every moment of it. And I say this with a sense of pride that Indian cinema has done it with a great sense of excellence. समारोह की शुरुआत में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और संघर्षों पर केंद्रित बायोपिक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म दिखाई गई। I have nothing. Do you even see the bruises on my face? Ramanujan, and he's one of the greatest minds that we've ever known in the history of mathematics, and his story is one of the most inspiring. इस साल 90 देशों की 289 फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना गया है। इनमें वो 26 फिल्में भी शामिल हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। The use of dance, singing, and huge scale productions. There's not so much chamber cinema, not so much smaller stories. फेस्टिवल में इंडियन पैनोरमा, इंटरनेशनल सिनेमा, रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज और ऑस्कर अकादमी फिल्मकारों का मास्टर वर्क दिखाई देगा। भारतीय फिल्मों में कोर्ट, मसान और बजरंगी भाईजान का भी प्रदर्शन होगा। फेस्टिवल में जुटे फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। Through this film festival, I can see the world cinemas and what is the cinemas happening there, especially in the Middle East countries and European countries. What is going on there? I'm going to see the cinemas. फेस्टिवल में सिनेमा से जुड़ी अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। उत्सव में दिग्गज अभिनेता शशि कपूर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हर साल गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करता है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के रंगारंग उद्घाटन के साथ ही अगले 11 दिनों तक फिल्म और फिल्म प्रेमियों का ये जमघट लगातार बना रहेगा और एक सक्रियता लगातार दिखाई देती रहेगी और इसकी पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टीवी के लिए गोवा से मैं इरफान, कैमरा पर्सन जुनेद और अनिर्बन के साथ। बाली में बंधक बनाए गए सभी 20 भारतीयों को रिहा करा लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करती है। वहीं आतंकियों की गिरफ्त में अब भी 138 लोग हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए अमेरिकी फौज के विशेष दस्ते की मदद ली जा रही है। राजधानी बमाको में होटल रेडिसन ब्लू में बंदूकधारियों ने लोगों को बंधक बना रखा है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया है और आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया है। समाचार एजेंसी AFP के हवाले से खबर है कि आतंकियों ने 3 बंधकों की हत्या कर दी है। तो खबरों के आज के इस सफर में बस इतना ही। नमस्कार।